तो बिहार राज्य में जो पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, पिछले सेशन में मैंने आपको करवाया था। आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन को। मैं चाहता हूं कि आप लोग पार्टिसिपेशन जरूर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। देखो, पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और पिछले जो है एग्जाम से लेकर हर एग्जाम में आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था मैं आप लोगों को वैसे यहाँ पे बता दूंगा, बाकी इंटायर वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इंटायर वीडियो सभी लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर एक बार सभी लोग बताएंगे, जितने भी लोग हैं सभी लोग बताएं एक बार आंसर। बहुत आसान है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आजाद बीपीएससी एकेडमी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आजाद बीपीएससी एकेडमी। जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, आजाद बीपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। ये पूरा नाम है आपके टेलीग्राम चैनल का। आप एक बार सर्च करिए, मिल जाएगा आपको। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। सिंपल है, खाप पंचायत तो नहीं है ना, जाति पंचायत भी नहीं है, जन पंचायत भी नहीं है। इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। ठीक है, सबको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे बनी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप बनाया गया। भारतीय संविधान में जो है 73वां व 74वां संविधान संशोधन किए गए, सब जानते हैं। भाग 9, भाग 9A और 9B ये जोड़े गए आपके, और आर्टिकल आपके 243A से लेकर के आपका 243 243 अड़ा तक है आपका। 243 का से लेकर के 243 अड़ा तक जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं आपके। 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय रखे गए जो पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों को बताते हैं। ठीक है, 29 विषय आपके यहां पर रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पंचायत को विधि बनाने की शक्ति जो है दी गई है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद जो है 40 है आपका। यह डीपीएसपी है, जिसमें बताया गया है कि राज्य को ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को विकसित करना है या पंचायतों का गठन करना है। तो उसी के आधार पे बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी होता है। ठीक है, कौन सा भूमि अधिकार का रिकॉर्डी अधिकारी होता है, जो भूमि रिकॉर्ड रखता है। भूमि रिकॉर्ड रखता है कौन सा। देखो, कई जगह पे इस पद का नाम अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल बोलते हैं, है ना। कई जगह पे पटवारी शब्द आता है, पटवारी शब्द जो है भूमि रिकॉर्ड रखता है, भूमि का सीमांकन करता है। ये सब काम एक तरीके से जो भी किसान होते हैं उन सब के लिए प्राथमिक व्यक्ति जो आपका है, सबसे पहला प्रशासनिक अधिकारी पटवारी ही होता है। कई जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य में इसको पटवारी ही कहते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य में जैसे लेखपाल के नाम से जानते हैं। तो पूरा काम होता है खसरा खतौनी, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, भूमि का जितना भी ब्यौरा होता है, विवरण होता है, इसी के पास होता है। और इसका काम शुरुआत आपको पता है कि भूमि की नाप कराने का काम जो है सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। टोडरमल को आप जानते हैं। टोडरमल एक इकोनॉमिस्ट था जो कि पहले शेरशाह सूरी के दरबार में था, बाद में अकबर के नौरत्नों में भी रहा। और उसी टाइम पीरियड पे ये पोस्ट आपकी डेवलप हुई थी भूमि के रिकॉर्ड को लेकर के शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड पे। फिर कालांतर में अकबर के द्वारा इस व्यवस्था को और मजबूत कराया गया। तो ये तब से लेकर आज तक ये पद है, और इसका एग्जाम भी होता है अलग अलग स्टेट में। तो बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। ठीक है, बताइए। बहुत सिंपल सा है, केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात कर रहा है ये। केंद्रीय शासन व्यवस्था केंद्रीकरण की बात कर रहा है, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहा है, विकेंद्रीकरण की बात नहीं कर रहा है यहां पे।
हाँ, गजे सिकंदरी, सही है अमित गुप्ता जी। ठीक है, देखो आमतौर पे आप लोगों ने ये पढ़ भी रखा होगा। देखो केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है ये काम तो करती है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय होते हैं, ठीक है, लेकिन केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है ना बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। क्यों आदर्श नहीं है? क्योंकि यदि कोई देश बहुत बड़ा होगा, ऐसे नहीं है कि बहुत सारे देश हैं, जैसे अब चाइना ही है, चाइना में ही देखेंगे तो शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण वैसा नहीं है जैसा हम भारत में देखते हैं, है ना। या ब्रिटेन को बात करें, ब्रिटेन में भी केंद्रीकरण है। यदि हम संघात्मक की बात करें तो अमेरिका है, भारत है ना, और भी कई सारे देश हैं जहां पे संघात्मक शासन प्रणाली है। तो संघात्मक का मतलब है शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना। जैसे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण है, लेकिन ज्यादा पावरफुल तो केंद्र ही रखा गया है। अमेरिका में ज्यादा पावरफुल राज्य भी हैं, वहां का केंद्र भी है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन बड़ों देशों के लिए केंद्रीकरण शासन इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसमें अव्यवस्थाएं ज्यादा पैदा होती हैं, जनता को सहभागिता नहीं मिलेगी, क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, राज्य तो विवाद डिस्प्यूट बहुत ज्यादा पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो है आपका बड़े देशों के लिए एक आदर्शात्मक व्यवस्था के रूप में इसको नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। बेटा देखो पढ़ाई करो और सबको पढ़ना ही है, यह भी ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये 1952 पे प्रारंभ किए गए थे, 1952 में। अब ये भी देखा जाए तो आपका एक तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही जुड़ता है आपका, ये है ना, ये भी आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी आपका इसी से जुड़ता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कह रहा है कि इसके क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, इसके क्या उद्देश्य हैं। अब ये उद्देश्य आपको सारे पता होंगे तब तो आप कर लोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। बताइए भाई, यहां पे ई ऑप्शन भी रहता है, इसको इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को। ई ऑप्शन भी रहता है। अब देखो यहां पे आपको पता नहीं होगा तो गड़बड़ कर दोगे। एक बार मैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सारे उद्देश्यों को आपको स्पष्ट करता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। शुरू कब हुआ था ये याद कर लीजिए, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था पंडित नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआती दौरान पे, लेकिन कालांतर में फिर ये असफल हो गए। शुरुआत में कुछ ब्लॉकों में इन्हें प्रारंभ किया गया, 1964 में ये पूरे देश में जो है लागू किए गए थे, पर कालांतर में असफल हो गए। अल्टीमेट इनका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ठीक है, एक तरीके से मानसिकता बदलना। पहला है आपका ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ठीक है, मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। पूछेगा ये, मान लो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए परिवर्तन लाना, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है ये गांवों में उत्तरदायी एवं कुशल नेतृत्व का विकास करना। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में एक तरीके का कैसा करना, उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए, उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिव, एक तरीके से उनको आत्मनिर्भर भी बनाना और एक लीडरशिप डेवलप करना, उत्तरदायित्वपूर्ण एक कुशल नेतृत्व, ठीक है, एक कुशल नेतृत्व विकसित करना, कुशल नेतृत्व। तीसरा है आपका आत्मनिर्भर करना, आत्मनिर्भर करना, तीसरा पॉइंट है यहां पे आत्मनिर्भर करना, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर करना। चौथा पॉइंट है आपका जनजीवन को बेहतर बनाना, जनजीवन को बेहतर बनाना, जनजीवन को बेहतर बनाना। पांचवा पॉइंट है आपका व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। इसके बाद शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करना, शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करना, सुविधाओं का विस्तार करना।
का विस्तार। इसके बाद आपका है स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है। और आपका एक और है, वो है आपका आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना, या फिर कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर, कृषि का आधुनिकीकरण करना या आर्थिक जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास, आर्थिक जीवन को बेहतर करना। तो ये आपके 8 पॉइंट हैं, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। 8 पॉइंट, 8 उद्देश्य हैं जो कि सामुदायिक विकास मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट किए गए हैं आपके। पहला है ग्रामीण परिदृश्य में लोगों की मानसिक दृष्टिकोण को परिवर्तन करना। अब देखिए यहां पे एक चीज समझिए, यहां पे शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करने की बात है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं है, जीवन स्तर को बेहतर बनाने की बात नहीं है, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना यह भी नहीं है, और शैक्षणिक सुविधाओं को सुलभ बनाने की बात नहीं थी यहां पे, कि ये नहीं था कि एजुकेशन फॉर ऑल जैसे आज की बात होती है कि सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं, ये चीजें नहीं थी, ठीक है। तो यहां पे ये 8 पॉइंट अभी हम रटेंगे, आप लोग सारे के सारे पॉइंट रटेंगे मेरे साथ, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट सभी लोग देखेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है ये, सारे के सारे पॉइंट रटेंगे आप लोग। एक तो है गांव के लोगों में मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, उत्तरदायित्वपूर्ण कुशल नेतृत्व विकसित करना, वहां पे एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, गांव क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना, जन जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना। तो ये टोटल 8 पॉइंट हैं जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं 64वीं बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चन। अब 66वीं और 65वीं 2 हो गए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कह रहा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, मतलब किसको वो अपना त्यागपत्र देता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देता है। बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, बताएं। बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने यदि, हाँ ठीक है, सबको पता है, कुछ सी वाले भी हैं, बताओ सी कौन है, करिश्मा कुमारी, बेटा नहीं, आर्टिकल 124(2) यदि आप इसमें देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी दे सकता है, लेकिन त्यागपत्र किसे दे सकता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्यागपत्र देके कार्यभार से मुक्त हो सकता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन कोलेजियम सिस्टम, व्यवहारिक तौर पे कोलेजियम सिस्टम वो कार्य करता है, कोलेजियम बनता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में सीजीआई प्लस 4 जस्टिस होते हैं और उनके द्वारा जो है नाम का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, उस लिस्ट में से प्रेसिडेंट जो है चुन देते हैं। तो व्यवहारिक तौर पे देखें तो जो चुनाव होता है उसमें कोलेजियम प्रणाली है, और बाकी जो आप देखें कि यदि सैद्धांतिक तौर पे देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही चुने जाते हैं, और शपथ भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देते हैं, दिलवाते हैं, ठीक है, न्यायाधीशों की शपथ भी होती है जो। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इनको हटाने का काम जो होता है वो पार्लियामेंट का होता है, संसद का। संसद के द्वारा न्यायाधीश यदि 2 आधारों पर हटाए जा सकते हैं, पहले तो अक्षमता, यदि वो अक्षम हो अपने काम को लेकर के, अक्षमता, या कदाचार, कदाचार, कदाचार मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हो, है ना, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कुछ मामले निकल के आए, तो या तो अक्षम हो या तो कदाचार से जुड़ा हुआ मामला हो, असमर्थ हो, अक्षम हो, कदाचार, तो हटा भी सकती है, लेकिन हटाने का काम पार्लियामेंट करेगी। कोई भी एक सदन पे जो है उसका प्रपोजल आएगा और इसके बाद उसको दूसरे सदन के द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित कराना होगा, तब जाकर के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से हट जाएगा। ये तो देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, रटा होगा, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। आपको पता होगा अभी एक आयोग बनाया गया है, भारतीय संविधान का एक 102वां संविधान संशोधन किया गया है ना आपका,
पिछड़ी जाति आयोग बना दिया गया है, ओबीसी के लिए भी पिछड़ी जाति आयोग। और आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 340 में भी यह बात की गई है कि एक पिछड़ा जाति आयोग बनाया जाएगा। बताओ भाई। ठीक है, सबको रटा है ये। संतानवां संविधान संशोधन बेटा जो जुड़ा है ना आपका, वो जो है आपका 97वां संविधान संशोधन जुड़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सृजन को लेकर के, सहकारी समितियों को लेकर के जुड़ा है। जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करते हैं, एनजेएसी की बात करते हैं, तो उसके लिए है 99वां संविधान संशोधन, 99th अमेंडमेंट, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलीगल घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका पे अनावश्यक हस्तक्षेप माना गया। क्योंकि इसमें जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बन रहा था, उसमें कानून मंत्री और जो है 2 विशेषज्ञ और ये सब, मतलब एक बहुत ज्यादा चीजें थी, इस कारण से उन्हें हटा दिया गया। ठीक है, 2 विशेषज्ञ थे, कानून मंत्री थी, ये सारी बातें थी। तो इसका सही आंसर है, ये है काका कालेलकर। ठीक है, कौन है? काका कालेलकर। तो इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, काका कालेलकर है, याद कर लो आप लोग। और इसके लिए आर्टिकल मैंने बता दिया, पिछड़ा जाति आयोग को लेकर के जो आर्टिकल है, एक तो 338 बी है, पिछड़ी जाति आर्टिकल संशोधन हुआ था 102वां संविधान संशोधन, और 340 में भी पिछड़ी जाति आयोग को लेकर बात की गई है। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। हाँ, अभिषेक कुमार करें 2018 में 102वां संविधान संशोधन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु का कम नहीं होना चाहिए, किस नहीं होनी चाहिए लोकसभा के लिए? बड़ा सिंपल सा है ये तो क्वेश्चन। ठीक है, आर्टिकल सबको पता है, 84 बी, 84 बी में 25 वर्ष की उम्र दी गई है, उसमें अर्हता बताई गई है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, ये राज्यसभा के लिए है, आरएस के लिए। ये आपका किसके लिए है? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती के लिए है। ठीक है, ये आपका वोट डालने के लिए, मताधिकार की आयु है, मताधिकार। पहले मताधिकार की आयु हमारी 21 वर्ष थी, बाद में संशोधन करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, और 35 साल है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आपकी 35 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु का से कम नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है बताइए? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, आर्टिकल 155 में स्पष्ट है, 155 में किसी राज्य का राज्यपाल जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है 5 वर्ष के लिए। इसका सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, स्पष्ट है। अगला है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए, एससी एंड एसटी दोनों के लिए आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 330 में। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 330 में, 332 में राज्य विधानसभाओं में बात की गई है, राज्य विधानसभा। याद कर लो, रट लो, इसको रट लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में और आर्टिकल 332 के तहत राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में। 331 में आपका लोकसभा में एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, अब ये खत्म हो चुका है आपका, एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन आपका खत्म हो गया 104वां संविधान संशोधन के तहत, खत्म कर दिया गया ये। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन नहीं है, 2 सीटें थी आपकी लोकसभा में, और 333 आपका जो था राज्य विधानसभा में 1 सदस्य एंग्लो इंडियन का, राज्य विधानसभा में 1 सदस्य एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये भी आपका खत्म हो चुका है आपका। क्लियर है सबको? 104वें संविधान संशोधन से स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए 44वां क्वेश्चन, सबको मतलब समझ में आ रहा है ना? इसमें ये याद कर लेना आप सभी। हाँ, 330
अमित गुप्ता जी, संसद का हिस्सा, अच्छा ये क्वेश्चन है। राष्ट्रपति देखो सबको पता है, संसद जो बनती है 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति सबसे ऊपर होते हैं। संसद में राष्ट्रपति प्लस 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा को हम द्वितीय सदन कहते हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष तरीके से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसे हम निम्न सदन बोलते हैं, इसे हम उच्च सदन बोलते हैं। यहां पे आप एक चीज देखिएगा, उच्च सदन मतलब जो कभी विघटित ना हो, जिसका विघटन ना हो। निम्न सदन मतलब जिसका विघटन हो जाए। हर 5 साल में चुनाव होता है लोकसभा का, राज्यसभा का विघटन नहीं होता कभी भी। राज्यसभा का विघटन होता है क्या? नहीं होता है ना, ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप कभी देखिएगा इसके लिए यहाँ पे जो उम्र है वो है 30 साल, यहाँ पे 25 साल। तो एक तरीके से बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं यहाँ पे, अनुभवी लोग विभिन्न क्षेत्रों के। और यहाँ पे 4 आधारों पर मनोनयन भी है 12 सदस्यों का। 4 आधार कौन से हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 आधारों पे जो है राज्यसभा में मनोनयन किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति का 12 सदस्यों का, ठीक है। और हर 2 साल में इसमें 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और उनका चुनाव होता रहता है, इसलिए ये कभी भी विघटित नहीं होता, उच्च सदन कहलाता है। यहां पे देखिए, कभी भी राज्यसभा को आप टीवी पे देखे होंगे, राज्यसभा चैनल पे, या संसद टीवी अब हो गया वो। राज्यसभा लोकसभा पहले अलग अलग चैनल होते थे, तो अब संसद टीवी बना दिया गया है। और आप बड़े गौर से देखेंगे तो पहले लोगो रेड कलर का हुआ करता था राज्यसभा का। राज्यसभा पूरी तरीके से रेड कारपेट, मतलब आप जाएंगे भी राज्यसभा तो लाल रंग की वहां पे बैठने की सीटें हैं या रेड कारपेट, उसका बिल्कुल सिंबल लाल रंग से होगा क्योंकि थोड़ा सा एलीट क्लास है ना, बहुत अनुभवी लोग यहाँ पे बैठते हैं। और जो ये आप लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा में ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। ग्रीन एक तरीके से प्रतीक है हमारे एग्रीकल्चर का, जमीन से जुड़े हुए लोग, जनता द्वारा चुने हुए लोग, इस तरीके से जो लोग हैं वो चुन करके जो पहुंचते हैं, तो इसलिए लोकसभा ग्रीन कलर। हमारे देश में एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कोई भी वहां पे पहुंच सकता है ना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंधों के लिए आपका बना था सरकारिया आयोग, तो कह रहा है किस वर्ष बना है सरकारिया आयोग, ये आपको बताना है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर बना था, सुझाव देने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में बनाया गया था ये, रणजीत सिंह, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया है। अपना प्रतिवेदन जमा कब इसने किया था, कब इसने अपना प्रतिवेदन दिया था, कब इसने अपना प्रतिवेदन दिया था, ठीक है। तो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 27 अक्टूबर 1987 को। कब रिपोर्ट दी थी? 27 अक्टूबर 1987 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और यह बनाया गया था आपका जून 1983 को। केंद्र राज्य संबंधों में सबसे इंपॉर्टेंट आयोग है, इसमें नाम है रणजीत सिंह सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया है, प्रतिवेदन जमा किया गया है, ठीक है। तो एक ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है अन्य सदस्य भी थे, एक थे आपके श्री बी शिव रमन, कैबिनेट सचिव थे, डॉक्टर SR सेन और रामा सुब्रमण्यम ये सम्मिलित थे। ठीक है, सब 1987 बता रहे हैं। स्टाइलिश बॉय कह रहे हैं क्या? बेटा जब आपको एक बार इसमें देखिए, ये क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर है और इस क्वेश्चन आंसर के हिसाब से ही मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, इसमें जो पूछ रहा है उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था। केंद्र राज्य संबंध ये आपके भारतीय संविधान के जो आपके आर्टिकल, जिसे देखे 3 तरीके के केंद्र राज्य संबंध होते हैं। पहले हैं विधायी संबंध, दूसरे हैं आपके प्रशासनिक संबंध और तीसरे हैं आपके वित्तीय संबंध।
और इसके लिए 7वीं अनुसूची बनाई गई है। 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं उनको बांटा गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये 3 सूचियां बनाई गई हैं जिसमें से विषय निर्धारित कर दिए गए हैं कि केंद्र और राज्य को किन किन विषयों पे कानून बनाने की शक्ति है। इसके बावजूद भी केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां दी गई हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में टकरार होता रहता है, जिसमें से राज्यपाल एक बड़ा मुद्दा है। संघ लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां होती हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया, यहां पे भी विवाद होता है। वित्त की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं तो यहां पर भी विवाद होता है। आपातकाल की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, इससे भी विवाद होता है। तो कई सारे विवाद होते रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, उसको पद से हटाया जाना, ये कई मैटर आपके आते हैं। तो यहां पे एक आयोग, इससे पहले भी और बहुत सारे कमीशन बनाए गए, ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उसने भी केंद्र संबंधों पे बात कही, ठीक है। सरकारिया आयोग एक सबसे महत्वपूर्ण आयोग है जो कि बनाया गया था जून 1983 में। किसके द्वारा, क्या नाम था, रणजीत सिंह सरकारिया, इनके द्वारा बनाया गया था। और फिर कालांतर में इसने अपनी रिपोर्ट 27 अक्टूबर 1987 को दी थी। तो यहां पे जो आंसर इसका सही होगा, डी आंसर सही होगा। क्या सही होगा, डी आंसर। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, कई बार डेट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सरकारिया आयोग आपका केंद्र संबंधों से जुड़ा हुआ है। चलिए चलिए, ठीक है, स्पष्ट है। अब बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अब पॉलिटी को लेकर के देखो, आप लोग यदि कहोगे तो मैं एक ही वीडियो में आपकी पॉलिटी को कवर कराने का प्रयास करूंगा इस बीच में, कि मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूं वीडियो। तो अब आप लोग बताइए क्या करना है। और जैसे कि ज्यादातर हम देख रहे हैं कि पंचायत